दोस्तों ज़माना बहुत बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। हर घर से कम एक आदमी विदेश में जाके बस रहा है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक आदमी के 3 बच्चे हैं और एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक बच्चा कनाडा में रहता है, एक बच्चा यूनाइटेड किंगडम में रहता है। तो क्योंकि लोग अलग अलग देशों में जाकर या घर किसी न किसी आदमी के घर से कोई ना कोई व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर बसा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से लेकर जो रिलेटेड जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो ज़रूरतें बदलती जा रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है। आज की तारीख में जो व्यक्ति एनआरआईज हैं या जिनके फैमिली से लोग दूर रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, उनकी नीड जो है वो इंडियन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से बढ़कर डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गई है। अब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे देश के जो इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उन्हें भी अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। उनको भी अब इंश्योरेंस एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से इंटरनेशनल एडवाइज़र बनना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि वो अपने इन सारे कस्टमरों की नीड को पूरी कर सके। और जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जानकारी जो है वो इन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर किस प्रकार के टैक्सेशन होते हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आज हमारे साथ में आज के इस वीडियो में हमारी बातचीत होने वाली है मिस्टर अमित पारिक जी से। अमित पारिक ये एक बहुत ही जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पिछले 10 सालों से ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं उनकी लॉयल्टी पे आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि किस किस प्रकार से इनके काम करने का तरीका है। कुछ साल पहले इन्हें एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिला था, जहाँ पर इनकी इनिशियल फीस जो है वो 15,000 रुपये थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने काम किया अपना, जिस प्रकार से अपने काम की डिलीवरी दी, सिंगापुर की उस कंपनी ने इनकी फीस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी। नहीं सिर्फ इतना, बल्कि और भी कुछ इन्हें काम दिए। जो 15,000 रुपये की फीस थी इनकी, वो बढ़ के करीबन 2 लाख से भी ऊपर हो गई। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं और इस व्यक्ति से हमें आज मिलने का मौका मिला है। और टैक्स से रिलेटेड, फॉरेन टैक्स से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सवालात हैं वो हम इनसे जानेंगे। चलिए मिलते हैं मिस्टर अमित पारिक जी से और उनसे सवालों का सिलसिला टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। अमित जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो अमित जी, देखिए, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है, भारत में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन अगर वो भारत से निकलकर फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी में विद दिस माइंडसेट कि मुझे जो है भविष्य में जो है जो पैसे मिलेंगे वो मैं किसी और कंट्री में रहूंगा या मेरे कंट्री में किसी और कंट्री में मेरे बच्चे हैं, परिवार वाले, उनके काम आएंगे क्योंकि डॉलर आएगा। तो ऐसे फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो किस प्रकार के टैक्सेस मुझे लगते हैं? तो अभी फॉरेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट में कैसा है कि इंडिया में तो अगर टैक्स लगना है, तो अगर इंडिया में पैसा आ रहा है, अगर इनकम इज कमिंग इन इंडिया, तो उस केस में इंडिया में टैक्स लगेगा। बट देन इफ़ यू वांट टू अवॉइड टैक्सेस इन इंडिया, so what you need to do is you have to open a bank account in foreign country, and then you have to first remit the money from India to that bank account, and then from that bank account if you invest in the foreign investment company, then whenever you receive the money again, that money you have to take back to the foreign account. In that case इंडिया में कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अच्छा। बट देन अगर आपको इंडिया से ही आपको वहाँ डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है और पैसा भी वापस इंडिया में आने वाला है, तो इट विल कम अंडर द इंडियन टैक्स नेट। तो उस केस में पहले वो इंडियन इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगा और फिर बाद में देखेंगे कि फॉरेन में अगर अलग से कुछ टैक्स लग रहा है तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा। वो सब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये चीज़ मैं थोड़ा आपसे और डिटेल में समझूंगा। ये जो आपने बताया ये मुझे तो समझ में आ गई बात, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मुझे और समझना है। उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो मेरा पैसा विदेश में गया, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में गया, तो क्या ये जाने में मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? हाँ। या कोई फीस भरनी पड़ेगी? हाँ। तो कैसा है कि इंडिया में अभी रिसेंटली TCS करके एक रूल आया है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स। तो उस केस में जो ऑथराइज बैंक है, ऑथोरिटी डीलर, आप जब भी उसमें 7 लाख से ज़्यादा अगर एनुअल रेमिट करेंगे इंडिया से बाहर, तो उसके ऊपर वो 5% TCS काट लेती है। ठीक है। और ये 1 अक्टूबर से इसका रेट 20% होने वाला है। तो 7 lakhs तक यू कैन फ्रीली रेमिट विदाउट एनी टैक्स कंसिक्वेंसेस। तो आफ्टर 7 lakhs वो TCS आपका कटेगा,
बट देन देयर इज नो लॉस टू यू बिकॉज उसका फिर बाद में क्रेडिट मिलता है, इनकम टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, सो इट विल गेट एडजस्टेड टुवर्ड्स योर टैक्सेस और यू कैन गेट अ रिफंड ऑफ रिफंड भी मिल जाएगा। हाँ। चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मुझे जो पैसा देना है वो मेरे बैंक से होके जाएगा। तो बैंक से होके जाएगा तो बैंक जो है वो TCS काट लेगा। TCS 7 लाख के ऊपर है तो 7% 5% काट लेगा। अक्टूबर के बाद वो 20% होने वाला है, लेकिन 7 लाख के नीचे है तो कोई TCS तो नहीं नहीं कटेगा। यस तो बस इतना ही है। हाँ। अब ये पैसा चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या इंश्योरेंस का हो, मान लो मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लिया फॉरेन में या लाइफ, तो रूल दोनों पे सेम है। हाँ, रूल दोनों पे सेम है, लेकिन जाने का रूल दोनों पे सेम है। हाँ, जाने का रूल दोनों पे सेम है, बट एज पर द फेमा रेगुलेशंस आपको LIC लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ प्रायर परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक। अच्छा। और वो भी आपका जो है मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में ये रिस्ट्रिक्शन एक है कि whenever the maturity proceeds are received in the foreign bank, you have to remit the same back to India within 7 days of the receipt of the proceeds. मेच्योरिटी जो है वो 7 डेज में। चलिए, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रश्न पे जाता हूँ। तो आपने क्या बताया कि मैं अगर कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है तो मुझे RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना। यस। तो वो RBI से परमिशन लेने मुझे खुद को जाना पड़ेगा या उसको कोई पोर्टल बना हुआ है या उसको कोई डिपार्टमेंट है? नहीं, RBI का अलग साइट है, बट वी हैव टू अप्रोच द ऑथराइज्ड बैंक। बैंक ऑफ डीलर है। हाँ, तो बैंक से मेरा पैसा जाएगा। ओके। तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो लोग फिर परमिशन के लिए अप्लाई करके ये आपको परमिशन दिया, मतलब ऑथराइज्ड बैंक विल कोऑर्डिनेट विद RBI फॉर यू। तो वो लोग डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं और फिर वो आपको सबमिट करना है। अच्छा, तो अगर मेरा पैसा अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में जा रहा है तो वो बैंक का काम है कि वो सब पेपर वर्क वो कर लेगा, मुझे कुछ नहीं करना है उसमें? डॉक्यूमेंटेशन बैंक हेल्प करेगी, लेकिन वो बनाना अपने को ही है। फॉर एग्जांपल एक OCI इन्वेस्टमेंट है, ODI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तो उस केस में कैसा रहता है कि बैंक एक ODI का फॉर्म रहता है, वो बैंक अपने को भरने बोलती है। अच्छा। तो वो फॉर्म जो हम लोग भर के देते हैं वो फिर बैंक रिजर्व बैंक में अपलोड करती है। अच्छा। तो उनके साथ सिंक में रहती है बैंक। ओके। जो भी होता है वो बैंक थ्रू होता है। बैंक थ्रू ही हो जाता है। बट हाँ, अपने को कंप्लायंस पूरा अपने को जब तक वो पेपर वर्क पूरे नहीं होते बैंक आगे पैसा नहीं भेजेगी। यस। बैंक आगे पैसा नहीं भेजेगी, मतलब आगे चला गया तो लीगली है। हाँ, पैसा अगर आगे चला गया है उस कंपनी के पास चला गया, देन एवरीथिंग इज लीगल। यस। इलीगल कुछ नहीं है। नहीं। क्योंकि बैंक के थ्रू हुआ है। अब आपने बताया कि जो पैसा मेरा यहाँ से उस कंपनी में गया, अगर मुझे उस पर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आपने एक तरीका बताया था कि मेरा अगर NRI अकाउंट है, वहाँ पे डॉलर अकाउंट है, किसी दूसरे कंट्री में अगर अकाउंट है तो मुझे डायरेक्ट उस इंडियन अकाउंट से उस कंपनी को ना देके पहले NRI अकाउंट में पैसा डालना है। हाँ, बराबर। और फिर वहाँ से लोकली आप करेंगे तो लोकल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उसका फिर इंडियन टैक्सेशन से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। तो फिर वहाँ पे जो फॉरेन इनकम का आपको टैक्स लगेगा वो वहाँ की कंट्री के लॉस के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। फिर वो पैसा आना भी वही अकाउंट में चाहिए जहाँ से वो गया है ना, उसी अकाउंट में आना चाहिए और फिर वहाँ से वो इधर रिपैट्रिएट होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा एक कंडीशन इसमें ये है कि जब आपने इधर इंडिया के अकाउंट से आपके फॉरेन के अकाउंट में भेजा पैसा, तो उस केस में जब आपने इंडिया में पैसा जमा किया वो टैक्स पेड मनी होना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी उस पर टैक्स भरा है और फिर आप वो आपके फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके। और फिर वहाँ से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको इंडियन टैक्स नहीं लगेगा, जो भी इनकम आएगी। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लो कि मैं इंडियन ही हूँ, मेरा कोई फॉरेन अकाउंट है ही नहीं, और अब मैं जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मेरा इंश्योरेंस कंपनी में पैसा गया या इन्वेस्टमेंट कंपनी में गया। अब जो मुझे पैसा आएगा आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी बड़ा अमाउंट आएगा, उस पर मुझे किस प्रकार का टैक्सेशन लगेगा? हाँ, तो उस केस में कैसा होगा कि जब अगर आप इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन इनकम टैक्स में अलग अलग लॉज बनाया हुआ है, जैसे सेक्शन 80D है, सेक्शन 80C है, जिसमें अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्लस जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 1010D करके एक है, उसमें डिटेल में कंडीशंस दिया हुआ है कि उसके केस में अपना पूरा मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्स फ्री हो जाता है। बट देन ऑल दोज लॉज सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। तो उस केस में अगर फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है और वहाँ से पैसा आ रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया ऑन रिसीट बेसिस एंड इट विल बी एडेड टू द इनकम में ऐड हो जाएगा। इनकम में, और वो भी पूरा पैसा ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो उसको पूरा पैसा ऐड हो जाएगा और
जो भी हाँ उस पर स्लैब रेट से टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से मुझे जो है टैक्स लगेगा। तो हाँ। डेफिनेटली अगर बड़ा अमाउंट है तो 30% स्लैब ही आ जाएगा, हाँ, या जो भी yes. स्लैब रेट के हिसाब से जो है तो उस पे नॉर्मली टैक्स हाँ लगेगा। दैट इज व्हाई वी एडवाइस कि आपका जो भी है फॉरेन में ही खत्म होना चाहिए और फिर हाँ। बाद में हम इधर पैसा भेजें, वहाँ का टैक्सेस क्लियर करके। डबल टैक्सेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। डीडीटी क्या होता है? हाँ तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है और DTAA बोलते हैं उसको। तो कैसा होता है कि व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग इन इंडिया फॉर सम टाइम एंड देन ही इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया फॉर सम टाइम, so if he is a resident in India, so India will tax his income on the basis of residence, and he is working outside, so the foreign company will try to tax his income on the basis of earning in that country. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल एक TCS में कोई एम्प्लॉई है, उसने 4 महीना इंडिया में काम किया और फिर TCS ने उसको बाहर भेजा, ठीक है। तो 4 महीना इंडिया में था तो वो इधर नॉन रेसिडेंट हो गया, वहाँ बाहर गया करके, लेकिन फिर वहाँ पे उसने जो भी कमाया तो वहाँ की फॉरेन की कंट्री उसको टैक्स लगाएगी, बट देन इंडिया में वो नॉन रेसिडेंट है करके उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बट देन अगर वो 8 महीना इंडिया में रहा है तो इंडिया में वो रेसिडेंट हो गया और फिर वो बाहर जाता है तो वहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट है, बट वो 4 महीना वो वहाँ पे कमाता है, फॉर एग्जाम्पल US में कमाता है, US विल टैक्स हिज इनकम ओवर देयर, but then Indian government will tell that he's a resident in India, so his world income is taxable. तो वो 4 months का वहाँ का इनकम के ऊपर भी उसको इंडिया में टैक्स भरना है, but then you will end up paying taxes in both the countries. So to save that, Indian government and other governments have come with the concept of double taxation avoidance agreement. So DTAA is actually an agreement between India and the other countries to avoid double taxation of the same income. तो इस केस में अगर लेते हैं हम लोग तो इस केस में कैसा होगा कि उसको इधर 8 महीना है और वहाँ पे 4 महीना है, तो वहाँ की कंट्री में तो उसने टैक्स भर दिया, बट देन ड्यू टू DTAA उसमें ऐसा प्रोविजन रहेगा कि भाई इफ़ द कंट्री ऑफ इन विच इट इज़ अर्न इज टैक्सिंग इट, देन द कंट्री इन विच ही इज़ अ रेसिडेंस विल नॉट टैक्स इट, और अगर टैक्स भी है तो उसको इतना क्रेडिट मिल जाएगा। सो दैट दोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन इन DTAA। तो ऐसे डबल टैक्सेशन अवॉइड होता है। तो मतलब डबल टैक्सेशन टैक्स, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, डबल टैक्सेशन अवॉइड, हाँ अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है। मतलब डबल टैक्सेशन नहीं लगे इसीलिए एग्रीमेंट, इसलिए एग्रीमेंट बनाया दूसरी कंट्रीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने। यस, तो ऐसा नहीं लगने का, हाँ नहीं लगने के लिए टोटल 85 कंट्रीज के साथ अपना एग्रीमेंट है। ओके ओके। तो मतलब डबल टैक्सेशन नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है या इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कोई कंप्लाइंस आ सकते हैं उसके ऊपर, कोई इलीगल चीज़ हो सकती है, मतलब किस चीज़ को फॉलो नहीं करे तो कंप्लाइंस आ सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि फेमा में ऐसा रूल है कि अगर आप इंडियन इधर से आप अगर रेपैट्रिएट करते हैं या मेडिकल पॉलिसी के लिए, तो वंस यू रिसीव द क्लेम्स देन विद इन 7 days आपको वापस इंडिया में लाना है। सो इफ दैट रूल इज़ नॉट फॉलोड तो फेमा का इम्प्लीकेशंस आएगा उसमें। अभी वो एक्जैक्टली कैसा पेनल्टी है वो तो एक्जैक्टली वो सेक्शन में देखना पड़ेगा, बट देन उसका अलग अलग पेनल्टीज आएगा। मोर देन 2,50,000 अगर रेमिट करना है तो उसके लिए अलग से कंप्लायंसेस लगता है। 2,50,000 रुपीस नहीं, USD 2,50,000 US डॉलर, करीबन 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ अगर मुझे बाहर भेजना है, हाँ, तो उसके लिए तो आपको अलग से अप्रूवल नहीं लगता है अनलेस इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नीचे है तो। हाँ नीचे है तो ओके। तो उससे ज़्यादा है तो उसके लिए फिर RBI का कंप्लायंसेस है, तो वो केस में तो बैंक ही पूरा इंश्योर करता है, तो उस केस में नहीं होता है। बट देन ये सब चीज़ें हैं जो उसमें एग्जैक्ट पेनल्टी भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ऑल दिस कम्स अंडर नॉन कंप्लायंस। एक तो है कि चलिए मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा बाहर, उसका पैसा अगर मुझे जब आता है तो वो मेरी इनकम में ऐड हो जाता है। लेकिन मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जो कि तो ऐसे केस में जो मुझे मेच्योरिटी आती है, क्योंकि वो क्लेम है, मान लो कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इसमें जो क्लेम मुझे आता है, क्या वो क्लेम, क्योंकि ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरा क्लेम है, तो क्या वो टैक्सेबल है? ये इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा है, उसके अंदर टैक्सेशन क्या होते हैं?
हाँ, तो अभी मेडिकल इंश्योरेंस के इसमें तो कैसा होता है कि जो आपको रीइम्बर्स हो रहा है वही मतलब उतना जितना आपने खर्चा किया है या हॉस्पिटल में जितना खर्चा हुआ है उतना ही आपको वापस आता है। तो उस केस में तो टैक्सेबिलिटी ज़ीरो है, वो क्लियरली डिफाइंड है। अभी लाइफ इंश्योरेंस का अगर देखते हैं तो अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, उसका मैच्योरिटी प्रोसीड्स आता है, तो उसमें देयर आर सम कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 10। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होता है तो द एंटायर मनी इज टैक्स फ्री। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ भी आया तो दैट इज टैक्स फ्री। कौन सी कंडीशन में? हाँ, तो उसमें कंडीशंस ऐसी है कि जब आप एनुअल प्रीमियम पे करते हैं दैट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल सम अश्योर्ड। तो इन दैट केस द एंटायर मनी विच इज रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री। और जब आप प्रीमियम भी भरते हैं तभी ATC में उसका बेनिफिट मिलता है या 80D में उसका बेनिफिट मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली ये 1010D है, वो लाइफ इंश्योरेंस का कंडीशन है कि 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो वो है, अगर वो कंडीशन ये कंडीशन मेरा फॉरेन से मेरा जो क्लेम आ रहा है उसमें भी ये लगेगा? नहीं, उस पर नहीं लगे कि इसमें जो इनकम टैक्स में जो है वो इंश्योरर को डिफाइन किया हुआ है फॉर विच दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल। तो इंश्योरर इज डिफाइंड एज अ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, ये कहाँ कौन से रूल में, फेमा के रूल में? इनकम टैक्स में सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है इंश्योरेंस। ओके, तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से अगर वो पैसा आता है देन इट इज नॉट टैक्स। यस, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, हाँ, तो मेरा इंश्योरेंस का पैसा, देन इट इज टैक्सेबल। हाँ, इनडायरेक्टली कंक्लूजन ये है कि वो टैक्सेबल रहेगा बिकॉज इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस का। लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस किस कैटेगरी? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपने बोला कि वो टैक्स फ्री होता है। हाँ, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है? वो आता हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में है, पर उसमें एक ग्रे एरिया है कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में कैसा है कि एक लंप सम अमाउंट मिलता है व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, तो उस केस में जो एडिशनल है, मतलब देयर में भी है गिवन अ स्लैब कि भाई इतना खर्चा हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा पैसा आया तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो भी अदर सोर्स में स्लैब रेट के हिसाब से जाएगा। अच्छा, अभी ये जो ग्रे एरिया है, जैसे कि आपने बोला कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आता हेल्थ इंश्योरेंस में ही, आपने एग्री किया, लेकिन उसका पैसा जो है वो रियम्बर्समेंट में नहीं जाता है, वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है। Because there is no one-to-one relation. हाँ, ये रियम्बर्समेंट में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली जाता है, क्योंकि उसके इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं उसमें चले जाता है। ये जो ग्रे एरिया है, ये अगर किसी आम इंसान को क्लियर करना है तो वो कहाँ पे क्लियर कर सकता है? एक्चुअल में कैसा है कि इनकम टैक्स में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे सेक्शन 57 है, अदर सोर्स इनकम के लिए रहता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है कि ऐसा है तो ऐसा है। तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस का आपको कुछ रीइंबर्समेंट आता है विच इज़ तो वो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज़ जस्ट रीइंबर्समेंट, देयर इज़ नो इनकम एलिमेंट। ठीक है, बट देन ऐसा स्पेसिफिकली दिया नहीं है कि क्रिटिकल इलनेस भी है तो वो भले वो डायरेक्ट रीइंबर्समेंट नहीं है तो भी वो टैक्स फ्री होगा करके। तो उस केस में वी आर अज्यूमिंग कि देन दैट विल बी टैक्सेबल। नहीं, लेकिन अगर इसको क्लियर करना है, क्योंकि आप एक केस में अज्यूम कर रहे हो कि वो टैक्सेबल है, वेरएस वो लोग जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बेचते हैं वो अज्यूम करते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस में आता है तो ये टैक्स फ्री होगा। तो ये जो अजम्पशन है, क्योंकि आप अपने एंगल से अजम कर रहे हो, वो अपने एंगल से, ये अजम्पशन नहीं करके ये ग्रे एरिया को क्लियर करना है, तो ये कहाँ पे क्लियर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्रीवियस कुछ केस लॉस है क्या इसके ऊपर। अगर ये कुछ कोर्ट में केसेस गया रहेगा, अभी डिपार्टमेंट क्लेम करेगी कि इट इज टैक्सेबल और टैक्स पेयर बोलेगा इट इज़ नॉट टैक्सेबल, तो इफ़ देयर इज सम डिस्प्यूट एंड इट हैज गॉन टू द कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में, तो अगर उसका जजमेंट है कुछ कि ये ऐसा टैक्सेबल होना चाहिए, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन कंक्लूड। सो वी हैव टू लुक फॉर द केस लॉस फॉर दैट। अच्छा, ऐसे कोई केस अगर है तो हमें देखना पड़ेगा। परफेक्ट। चलिए अमित जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका इतने 10 सालों का तजुर्बा है, आपने इतने अच्छे से काम किया हुआ है, और आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति फॉरेन इंश्योरेंस में या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपकी सलाह उन्हें क्या होगी? तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि पहले तो इंडियन इनकम टैक्स को अपने को कंप्लाई करना है। तो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको फॉरेन में इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको इंडियन इनकम टैक्स को क्लियर करना है। तो इधर जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपने इंडिया में कमाया है तो उसका पूरा टैक्स भर के होना चाहिए, और फिर वो पैसा आपको फॉरेन के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। फिर वहाँ से आप इन्वेस्ट करो और वहाँ पे ही उसका पैसा लो।
अच्छा, अगर इंडिया में आपने जो पैसा कमाया है, इफ दैट इज नॉट फाइल रिटर्न्स इधर इंडिया में फाइल नहीं किया है और डायरेक्ट आपने वहाँ पे किया, तो वो फिर बहुत बड़ा एक ये हो जाएगा कि भाई इंडियन इनकम टैक्स, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं तो इंडिया का पैसा डायरेक्ट लगा है वहाँ पे, तो उसमें फिर इंडियन टैक्सेशन का भी कुछ इशू आ सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट पे ऑल द ड्यू टैक्सेस ऑन इंडियन इनकम एंड देन इन्वेस्ट दैट मनी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में आपका फिर इंडिया का टैक्स कंप्लायंस पूरा हो जाता है। नहीं ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई कि भाई मेरा अगर NRI अकाउंट है तो मैंने उसमें पैसा डाल दिया इंडिया के सारे जो भी टैक्सेशन को फॉलो करके, और अगर मेरा कोई, मैं इंडियन ही हूँ, मेरा कोई NRI अकाउंट है ही नहीं, तो वैसे केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं तो उस केस में फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस तो आएगा, टैक्स इम्प्लीकेशन हाँ, क्योंकि जब फॉरेन से इंडिया में पैसा आएगा डायरेक्टली, तो इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया और वो रेसिडेंट है, तो इफ द रेसिडेंट इज रिसीविंग मनी इन इंडिया, इट इज़ नॉट एग्जाम्ड अंडर एनी पर्टिकुलर सेक्शन लाइक सेक्शन 1010D, so then it becomes his income, pure income. It will be added to his income and slab rate के हिसाब से फिर टैक्स लगेगा। चलिए एक सवाल और आपसे करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा फॉरेन में अकाउंट है, मैं NRI हूँ, मेरा फॉरेन में अकाउंट है और मैंने वहाँ पे पैसा डाल के फिर मैंने कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली है और अब क्रिटिकल इलनेस का जो क्लेम आ रहा है वो मेरे NRI अकाउंट में आ रहा है, फॉरेन के अकाउंट में आ रहा है, तो वो पैसे पे क्या मुझे 7 डेज़ में यहाँ पे लेके आना है वो पैसा, क्योंकि मेरे NRI अकाउंट में आया है, और अगर मैं लेके आता हूँ तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? नहीं, अगर आपको वहाँ पे NRI फॉरेन के अकाउंट में ही आया है तो उसमें फिर फॉरेन कंट्री का लॉज अप्लाई होगा, बिकॉज इट इज अर्नड इन फॉरेन कंट्री एंड देन इट इज रिसीव्ड आल्सो इन फॉरेन कंट्री, तो उसमें इंडियन इनकम टैक्स के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, इंडियन इनकम टैक्स, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा? उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया अमित जी, आपने ये काफ़ी सारी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो समझनी थोड़ी सी एक आम इंसान के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने बहुत ही सरलता से आपने जो है चीज़ों को समझा दिया और हमें समझ भी आ गई। थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अमित जी कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।